कौन सा क्वेश्चन कराया था आखिरी? नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ा रहा था ना। चलो नर्नेस्ट इक्वेशन में वो शी पढ़ा दिया था कि शी पीएच ऑफ शी निकालने वाला करा दिया था ना। हेडिंग डालेंगे भैया यूजफुल वर्क। ये बहुत मोटा हो गया ये। हेडिंग डालेंगे यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड बाय सेल। यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड बाय सेल। ठीक है, हाँ जी। वर्क डन, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है भैया? है फोर्स इंटू एफ डी कॉस थीटा होता है ना। तो वो फॉर्मूला यहां लगा दूंगा मैं, एफ डी कॉस थीटा। तो एक सेल बना लूंगा मैं, है नी। एक आदमी यहां लगा दूंगा, वो इसको धक्का मारेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जो धक्का लगाएगा वो वर्क डन बाय सेल है, वर्क डन बाय आदमी है। वर्क डन बाय आदमी हो जाएगा ना। अपने को तो क्या निकालना है? वर्क डन बाय सेल। अब सेल मैकेनिकल वर्क डन करती है क्या? नहीं, सेल मैकेनिकल वर्क डन नहीं करती। ये मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला है जो आप बोल रहे हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सेल कौन सा वर्क डन करती है? इलेक्ट्रिकल, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है उसका वर्क डन होता है, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। समझ में आ गया भैया? ठीक। अब जो पोटेंशियल है उसको तो अपन क्या मान लेंगे? ई सेल। सेल का जो पोटेंशियल है वो यहां पुट कर देंगे। अब चार्ज कैसे निकालेंगे? तो चार्ज निकालने के लिए अपन ने मान लिया लेट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे नर्नेस्ट इक्वेशन में। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड को हम लोग मान लेंगे एन, कि एन मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ करके। ठीक है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आता है 96500 कूलम, विच इज इक्वल टू 1 फेराड। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा? 1 फेराड। फिर चार्ज ऑन एन मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एन फेराड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फेराड, एन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एन फेराड। समझ आ गया यहां तक? नाउ वर्क डन बराबर क्या है भैया? Q इंटू वी। Q की जगह मैं क्या लिखूंगा? एन फेराड। और V की जगह क्या लिखूंगा? ई सेल। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया NF ई सेल। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बन जाएगा पक्का। ठीक। अच्छा, दूसरा, जितना काम करेंगे उतनी एनर्जी कम हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो एक होता था गिब्स फ्री एनर्जी, सुना है क्या आप लोगों ने? गिब्स फ्री एनर्जी को काय से डिनोट करते हैं अपन? डेल्टा जी। अब जितना काम करेंगे अपन लोग उतनी एनर्जी कम हो जाएगी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। उतना कम हो जाएगा। ठीक। तो यहां से डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? माइनस NF ई सेल। समझ में आया भैया? ठीक हो जाएगा पक्का। चलो इसको नोट करो फटाक से, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। फिर इसको आगे क्या करना है वो देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड, मतलब किसी सिस्टम का वो पार्ट है, किसी सिस्टम की कुल एनर्जी का वो पार्ट है जिसको हम लोग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। हर सिस्टम की जितनी एनर्जी पूरी वर्क डन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जितना यूजफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक। तो वही यूजफुल वर्क में जो कन्वर्ट हो गया वही गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है जी, आगे सब यही डेफिनेशन ही है उसकी, और कुछ नहीं। थर्मो में भी यही पढ़ेंगे, है ना। आगे यहाँ तक के सबको समझ में। अब भैया ये जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी क्या बताता था अपने को? डेल्टा जी बताता था कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना। तो अब डेल्टा जी ये बताता था प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी की 3 वैल्यू पॉसिबल थी। ठीक है, अगर डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब प्रोसेस कैसी होगी? एनर्जी क्या हो रही? कम हो रही। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कोई भी प्रोसेस अपने आप होगा। समझ में?
स्टेबिलिटी बढ़ने से अपने आप प्रोसेस होता है। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक, ऐसे केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगी। ठीक, अब डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है। अब एन तो पॉजिटिव होता है हमेशा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल 2 मोल 3 मोल। फेराइड की वैल्यू 96500, वो भी कैसी होती है, पॉजिटिव। ई सेल जो है अगर ये नेगेटिव कर दूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मेरे को डेल्टा जी कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो मेरे को ई सेल को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव होके नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए ई सेल कैसा होगा, पॉजिटिव। ई सेल अगर पॉजिटिव है मतलब सेल रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस। ई सेल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब सेल रिएक्शन होके हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। इसका मतलब है कि सेल इज प्रोवाइडिंग करंट। सेल क्या कर रहा है, करंट हमें दे रहा है। समझ में आया? ठीक, दूसरा केस हो सकता है जब डेल्टा जी क्या आ जाए, पॉजिटिव। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है मतलब एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होगी मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे केस में जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अच्छा, अब डेल्टा जी को पॉजिटिव लाने के लिए, ई सेल को क्या लेना पड़ेगा अपने को, तो ऐसे केस में ई सेल नेगेटिव है। ई सेल नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि प्रोसेस कैसा हो गया, सेल रिएक्शन कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और सेल हमको रिएक्शन नहीं हो रहा है, और रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, रिएक्शन नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा। तो सेल इज नॉट प्रोवाइडिंग करंट, सेल इज नॉट प्रोवाइडिंग करंट। उल्टा सेल क्या करेगा, देगा नहीं करंट तो क्या कर लेगा, ले लेगा। तो सेल इज कंज्यूमिंग करंट, ऐसा भी बोल सकते हो। सेल इज कंज्यूमिंग करंट मतलब हम लोग सेल को क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं। समझ में आ गया पक्का? ठीक, तीसरा केस हो सकता है क्या, डेल्टा जी जीरो। और डेल्टा जी जीरो लाने के लिए ई सेल को भी क्या लाना पड़ेगा अपने को, ई सेल जीरो। इसका मतलब है प्रोसेस इज एट कहा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे है मतलब सेल जितना सेल ले करंट ले रही उतना करंट दे रही, मतलब कुछ कर रही है क्या, नहीं। तो इसका ये मतलब है सेल स्टॉप्ड क्या, वर्किंग, सेल काम नहीं कर रहा है। समझ आ गया पक्का? ठीक हो जाएगा। तो ये तीनों का भी उपयोग करेंगे अपन धीरे धीरे, फिलहाल ऐसे नोट करो उसके नीचे। यहां से खास बात ये याद रखनी है कि किसी सेल रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को कैसा होना पड़े, सॉरी ई सेल को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ई सेल पॉजिटिव है तो सेल हमें करंट देगा। ठीक, स्पॉन्टेनियसली होगा। हो गया, लिख लिए बेटा, हो गया, लिख लिए, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन लिखेंगे भैया। फॉर हाउ मेनी मिनट्स, क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर हाउ मेनी मिनट्स, for how many minutes can a copper zinc cell, copper dash zinc cell keep a 100-watt bulb, keep a 100-watt bulb lit, keep a 100-watt bulb lit मतलब 100 वाट के बल्ब को जला के रख सकता है। ठीक है, assuming 1 mole of reactants, assuming 1 mole of reactants are converted, assuming 1 mole of reactants are converted into products, are converted into products, and E cell is 90%, E cell is 90% of E naught cell value,
ई सेल इज 90% ऑफ ई नॉट सेल वैल्यू, ऐसा लिख लेंगे। ऐसा गिवन है कि ई नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn माइनस 0.76 वोल्ट, ई नॉट Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu 0.34 वोल्ट, ऐसा गिवन है सवाल में। सबसे पहले वर्क डन निकालोगे इसमें। पहले तो आप ई नॉट सेल निकालो सबसे पहले। अब ये बताओ मेरे को, ये क्या दिया है, एसआरपी दिया, एसओपी दिया, ये डिसाइड करो। ये प्लस 2 से क्या हो रहा है, 0, प्लस 2 से 0 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन। तो ये दोनों क्या दिया हुआ है आपको, एसआरपी। इसका एसआरपी नेगेटिव है, मतलब ये रिड्यूस होना नहीं चाहता है। इसका एसआरपी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये रिड्यूस होगा और रिड्यूस होगा। अच्छा, ये रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, एनोड। ये रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, कैथोड। ठीक है, अच्छा ये पता चल गया अपने को एनोड कैथोड कौन। दूसरा काम क्या चाहिए अपने को, ई नॉट सेल चाहिए। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसमें कौन सा पोटेंशियल पुट करते हैं, एसआरपी। दिया भी क्या है, एसआरपी। कैथोड किसका हो गया आपका, कॉपर, ई नॉट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn। चलो ई नॉट निकालो। ई नॉट निकालने के बाद ई सेल निकालो। ई सेल कितना बोल रहा है, 90% ऑफ ई नॉट सेल। ई सेल निकालो, उसके बाद वर्क डन निकालो। फिर वर्क डन निकालने के बाद आप मेरे से बात करना। पहले वर्क डन का वैल्यू नहीं तो कम से कम मल्टीप्लाई तो कर लेना, पूरा सॉल्व नहीं करना। वर्क डन का मल्टीप्लीकेशन निकालो। दिखा कहाँ है, क्या कर लिया। ये सॉस का है डिवाइड किया, काय में निकालने बोला है सवाल में आंसर, वॉट में निकालेगा। क्या निकालने बोला है सवाल, टाइम। टाइम वॉट में निकलेगा, ऊपर पढ़ सवाल। मिनट में बोल रहा है, सेकंड में निकाल रहा है, गलत आएगा ना आंसर। उसके बाद भी कुछ गड़बड़ है उसमें, है ना, कहीं एक आध जीरो गायब हुआ है बेटा तेरा, देखना अच्छे से। मैम वो मॉड्यूल आ गई क्या बाइंड होके, क्यों आओ ना, कौन सा है ये वो वाला एटॉमिक और रेडॉक्स, ऊपर लिखा है ना, पढ़ो ना, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर। एटॉमिक स्ट्रक्चर है और रेडॉक्स हो गया प्रिंट उसके पीछे। ये वाला कौन सा जो मैं पूरा करके रखी हूँ, केमिकल काइनेटिक्स भी रखा हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स उसको मैं करके रखी हूँ, ये पूरा सेट बना के रखी कौन सा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ओ केमिकल काइनेटिक्स का तो एक आध दो पेज दिख रहा है मेरे को, रफ पेज है वो। ये पूरा सेट बना के रखी हूँ, वो ला ही नहीं रहा है ना मिक्स करके। तो ये वाला क्या है, और ये वाला वो दो ठो भाग था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। हाँ, और उसके पीछे रेडॉक्स भी हो गया। मतलब रेडॉक्स का भी निकाल ली हूँ, पर पेज अब नहीं है ना। अरे यार आज लाना भूल गया मैं यार, चलो कल लेके आऊंगा यार, मजा नहीं आ रहा यार सुन के। चलो ई नॉट सेल आ गया आपका, क्या होगा 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76, 0.34 प्लस 0.76 कितना आ गया 1.10। अब क्या बोल रहा है, ई सेल इज इक्वल टू कितना परसेंट, 90% ऑफ ई नॉट सेल। तो ये कितना हो जाएगा 90/100 इंटू 1.1। तो ये जीरो से जीरो काट दिए, 1.1 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9.9 डिवाइडेड बाय 10, 0. इसको मैं 1 वोल्ट मान ले रहा हूँ भैया फिलहाल के लिए। कहाँ 0.99 लूंगा, यहाँ तक आगे समझ में बहुत फर्क नहीं आएगा, 2-4 सेकंड का अंतर आएगा। आओ अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, Q इंटू वी। Q कितना हो गया, अच्छा 1 मोल रिएक्टेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट। 1 मोल Zn प्लस 2 से Zn, या 1 मोल रिएक्शन होगा, और 1 मोल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने मोल ट्रांसफर होंगे इसमें, 2 मोल ट्रांसफर होंगे, क्योंकि एक Zn से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2,
और कॉपर +2 कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1 मोल रिएक्टेंट में। समझ में आ गया? तो वर्क डन बराबर क्या होता है? NF ई सेल। N कितना हो गया आपका? 2। F की वैल्यू 96500। ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये वर्क डन आ गया। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन, अच्छा नहीं, अब वो 100 वॉट जो दिया है सवाल में, सॉरी 100 वॉट, वो वॉट क्या चीज है? व्हाट इज 100 वॉट? पावर है ना। तो पावर ऑफ बल्ब जिसको जला के रखना है वो कितना? 100 वॉट। पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू 100। वर्क डन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 2 इंटू 96500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इस 100 को यहां ले आओ, टाइम को वहां ले जाओ। 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टाइम। ये टाइम काय में आएगा? सेकंड में। अपने काय में चाहिए? मिनट में। तो ये तो सेकंड में आ गया। अब मिनट में कैसे आएगा? 2 इंटू 965 डिवाइडेड बाय क्या? 60 मिनट्स। समझ आया पक्का? तो ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। 96.5 डिवाइडेड बाय 3। चलो 3 डिवाइड करो। गलत है बेटा तेरा आंसर। हाँ 31 32 कुछ आएगा, है ना। समझ में आया भैया? हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे भैया। कितना है टाइम इसका? 32.16 मिनट। ठीक है, हो जाएगा पक्का भैया, बातचीत नहीं। अगला सवाल लिखेंगे। फाइंड आउट द यूजफुल वर्क, फाइंड आउट द यूजफुल वर्क obtained by the following cell. Find out the useful work obtained by the following cell. Fe+2 ऑब्लिक Fe सॉलिड, ये है 0.1 मोलर और ये है 0.01 मोलर। ठीक, और लिखेंगे भैया ई नॉट, कैसा लिखा रहा है एकदम, ई नॉट Cr+3 ऑब्लिक Cr सॉलिड माइनस 0.75 वोल्ट, ई नॉट Fe+2 ऑब्लिक Fe सॉलिड माइनस 0.45 वोल्ट। है? हाँ, Fe+2 का, Fe का तो 1 होगा, सॉलिड है। चलो अब वर्क डन निकालने बोल रहा है सवाल में। क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? NF ई सेल। समझ में आया? F आपको पता है, N मिल जाएगा, ई सेल निकालो सबसे पहले नस्ट में लगा के। ई सेल के लिए ई नॉट सेल लगेगा, ई नॉट सेल से शुरू करो। चलो जल्दी जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये सॉरी ABC, ये एनोड है, ये कैथोड है। उल्टा कर रही है। कितना है ई नॉट सेल? आ गया? कितना है ई नॉट सेल? 0.30 आ गया। चलो ई सेल निकालो, ई सेल निकालो जल्दी से नस्ट लगा के। चल बे, है? हाँ 0.26 आए।
अब वर्क डन निकालो जल्दी से, 2 9 आ रहा है। अच्छा, इसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 से, और इसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ये हो गया एनोड, ये हो गया ब्रिज, ये हो गया कैथोड। अच्छा, ए क्या दिया हुआ है, +3 से 0, +2 से 0, क्या दिया हुआ है, ये रिडक्शन दिया है। अपने को क्या भी चाहिए, SRP। ई नॉट सेल लगेगा सबसे पहले, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है अपना, Fe, -0.45 माइनस ऑफ -0.75, ये हो जाएगा -0.45 प्लस 0.75, कितना आंसर भैया, 0.30 वोल्ट। यहां तक आ गया सबको समझ में। अब इसको नर्नस्ट इक्वेशन में लगाएंगे, तो नर्नस्ट इक्वेशन बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06/n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई नॉट सेल का वैल्यू 0.30 माइनस 0.06, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, और ये मतलब ये 2 गेन कर रहा है तो, और ये वाला 3 लूज कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, कुल मिला के n की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 6। ये समझ आ रहा है सबको 6 कैसे आया, किसी को डाउट तो मैं लिखूं पूरा रिएक्शन, नहीं बन जाएगा। चलो अब आ जाओ, प्रोडक्ट चाहिए, तो यहां पर कौन सी चीज काम की नहीं है, दोनों में से CR काम का नहीं है, CR+3 काम का नहीं है, तो CR काट दो साले को। और यहां कौन काम का नहीं है, Fe। तो ये आपका ये प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट। पुट कर दो इसको, प्रोडक्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, CR+3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैं काय से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, समझ में आया। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, Fe+2 का क्यूब, तो 0.30 माइनस 0.01 लॉग CR+3 का कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 10 की पावर -2 का क्यूब, ठीक, -2 और -6, ऊपर जाके क्या क्या बचेगा, नीचे -4, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +4, हाँ वो 26 ही आएगा। 0.30 माइनस 0.01 लॉग 10⁻⁴, इसका 4 कहाँ आएंगे आगे, तो क्या हो गया, 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4 टाइम्स ऑफ लॉग 10 का वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा, 0.04, 0.30 माइनस 0.04 कितना आएगा बोलो, 0.26, यही सेल आ गया। चलो भाई अब आगे बढ़ो, वर्क डन निकालो, कितना आया है, 1,50,000 क्या किलोग्राम जूल, किलो जूल में निकालते हैं वर्क डन, है ना जनरली, तो किलो जूल में कर लो। चलो जल्दी जल्दी करो बेटा, बहुत देर हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला NF ई सेल, बातचीत नहीं बेटा, n की वैल्यू 6, 96500 इंटू ई सेल कितना हो गया, 0.26, ये दोनों हटा दोगे डेसिमल हट जाएगा, 26 इंटू 6 इंटू 965, 26 इंटू 6, 6 6 36, 6 2 12 और 3 15, 156 इंटू 965, चलो 965 इंटू 156, 6 5 30, कैरी ओवर 3, 6 6 36 और 3 39, 6 5 6 9 54 और 3 57, 5 5 25, कैरी ओवर 2, 5 6 30 और 2 32, 5 9 45, 45 और 3 48, 2 बार क्रॉस लगाओगे 5 6 और 9, ये हो गया 0, 9 और 5 14, कैरी ओवर 1, 8 2 10 और 5 15, कैरी ओवर 1, 6 और 6 12, 12 और 8 20, कैरी ओवर 2, 9 और 4 13 और 2 15, तो ये आ गया 150,540 जूल, या किलो जूल में कितना हो जाएगा, 150,540 डिवाइडेड बाय 1000
किलो जूल। तो आंसर आ गया 150.54 किलो जूल। समझ में आया भैया कैसे करना है? कर लोगे? हो गया? पढ़े आगे? चलो एक ठोक और टॉपिक पढ़ाता हूं, फिर एक साथ सवाल करेंगे और अपन, ठीक? तो हेडिंग डालेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे। हटा दूं? किसी को लिखना है? बहुत इजी टॉपिक है। हेडिंग डालेंगे भैया। क्या लिखें पहले? पहले आप हेडिंग डालो। क्या पढ़ाऊं? अच्छा पढ़ाऊं, खराब पढ़ाऊं? अच्छा वाला पढ़ा लेता हूं। लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये थर्मोडायनेमिक्स का है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, थोड़ी सी जरूरत है तो मैं पढ़ा रहा हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है भैया? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which depend, the properties of a system which depend upon, the properties of a system which depend upon the amount of matter, which depend upon the amount of matter present in the system, the properties of matter which depend upon the amount of matter present in the system। समझ में आ गया? ठीक, ऐसी प्रॉपर्टी जो कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड करे। जैसे आपका मास और मेरा मास है ना, किसका मास ज्यादा होगा? आपका। मेरा ज्यादा है ना? मेरा मास क्यों ज्यादा है? मेरे पास अमाउंट ऑफ मैटर आप लोगों की तुलना में ज्यादा है। आपके पास है क्या? नहीं, गरीब लोग हो आप लोग, है नहीं? मेरे पास है ज्यादा, है ना? तो मेरा मास ज्यादा है। मास किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ मैटर। वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? मेरा वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा कपड़ा लगता है शर्ट सिलाने के लिए, क्योंकि मेरा अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा कह रहा है, देखो थोड़ा ज्यादा है वे, है ना? हाँ खैर, आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। कितना है? अरे बायो वाले हो 37 है ना? और मेरी बॉडी का कितना होगा? 37। मतलब वो डिपेंड कर रहा है कि अमाउंट ऑफ मैटर पे। तो वो क्या हो गया? एक दूसरे टाइप का प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं। जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे वो क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? एग्जांपल लिखेंगे भैया, मास, वॉल्यूम, मास कॉमा वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। मेरे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, मतलब मेरे अंदर जो भी चीज है उनके मोल्स ज्यादा होंगे, है ना? नंबर ऑफ मोल्स। और वो लिखेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी सुना है क्या? हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी फिजिक्स का है, बताओ। हीट कैपेसिटी होता है किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय या ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पास एक चम्मच में पानी है और मेरे पास एक ड्रम है, नीला ड्रम है नहीं, उसमें पानी है। क्यों भाई तुम यार, क्यों? नीला ड्रम नहीं हो सकता? नीला ही होता है ड्रम, है ना? तो उसमें पानी है मेरे पास, और पानी है उसमें, सीमेंट में आदमी नहीं है, पानी बस है ना? तो एक चम्मच में पानी है और एक ड्रम में पानी है, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है। किसमें हीट ज्यादा लगेगी? ड्रम में, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मैटर क्या है? वो एक ड्रम पानी को गर्म करने के लिए समय ज्यादा लगेगा ना, अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा लगेगी। समझ में आ गया? तो उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। किस पे डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक, अगला लिखेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं अपन लोग। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। जितनी भी एनर्जी है सबका सम। बातचीत नहीं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, रोटेशनल एनर्जी हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया, समझ में आ रहा है? बॉन्ड एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, मेरी एनर्जी, तेरी एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं सभी एनर्जीज के सम को हम लोग क्या कहते हैं भैया? इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया? पक्का। अब एक आदमी की इंटरनल एनर्जी देखनी है, मेरी इंटरनल एनर्जी देखनी है, एक
आदमी की इंटरनल एनर्जी देखनी है तो वो देखते हैं उसके बटवे से, है ना। समझ में आ रहा है। इस बटवे में आदमी के पास क्या क्या हो सकता है, अरे कैश ज्यादा नहीं, कैश हो सकता है ना, है थोड़ा सा और है, नोट हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत सिक्का, ये भी इंटरनल एनर्जी फॉर्म है ना। तो ये नोट हो सकता है, सिक्का हो सकता है, उसके पास में उसका क्रेडिट कार्ड हो सकता है, ये भी उसकी एनर्जी है ना। उसके पास में डेबिट कार्ड हो सकता है ना, दूसरे बैंक का भी डेबिट कार्ड हो सकता है, ये भी, इन सब में पैसा है थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा गरीब आदमी है ना। मैं चाह रहा हूं आप लोग मेरे मुंह पे मारो फेंक के, रख 1 करोड़ रुपए, है ना। ये मेरी गाड़ी का पेपर है ना, ये भी एक प्रकार की इंटरनल एनर्जी, बिकेगी ना जब तो मिलेगा कुछ पैसा, इंटरनल एनर्जी। ये मेरे पास और कौन सा कार्ड है, हाँ ये भी है कुछ, ये मेरे पास रीबाउंस का कार्ड है। हमारे यहाँ रायपुर में ट्रैम्पोलिन पार्क है एक ठो बच्चे के लिए, इसमें 20-25-50 रुपए बचा होगा कम से कम, है ना। ये वाला टाइम जोन का कार्ड है, ये मैग्नेटो में, इसमें कम से कम 1000-1500 रुपये होगा मिनिमम, है ना। ये जस्ट जंपिंग करके ये जोरा मॉल में है, वही ट्रैम्पोलिन पार्क, ये सब वही गेम जोन के कार्ड है, 2 बच्चों का बापू में, है ना। तो यही सब ज्यादा मिलता है आजकल, क्योंकि कब नहीं खड़े हो जाए, चलो डडी घुमाने लेके चलो। तो ये टाइम जोन का, ये जस्ट जंपिंग वाला पिछली बार गया था, इसमें 400 रुपये मेरे को याद है। तो ये सब मेरी इंटरनल एनर्जी है ना, कल को मैं जाके वहां बोल सकता हूँ मेरे 400 रुपये दे, देगा नहीं, वो बोलेगा कुछ खा ले पी ले, मगर है तो एनर्जी एक प्रकार, बोलेगा जो जंप कर ले, है नहीं, तो मेरी एनर्जी है। और क्या हो सकता है मेरे पास, और क्या है भाई, मतलब पैसे वाला तो इतना ही है बस अब आइटम, और कुछ नहीं है ना। इसके अलावा मान लो जमीन का पेपर है, ओबीसी में रखता मैं, तो भी क्या होती मेरी इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी, जितने प्रकार की एनर्जीज आप सोच सकते हो, वो सब का सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। समझ में आया। अब आपके पास भी एक बटवा होगा, आप में से किसी के पास, है ना, और मेरे पास भी बटवा है, आपके पिताजी के पास भी बटवा होगा, पिताजी लोग का बटवा देखोगे तो आप, और ये मोटा मोटा, पता नहीं इसमें क्या क्या ठूसा हुआ है, भगवान जाने, पैसा भी है खूब सारा। ये आपका बटवा कैसा है, आपका बटवा कैसा है बेटा, दुबला पतला है ना। तो आपका बटवा दुबला पतला क्यों है, क्योंकि आपके उसमें इंटरनल एनर्जी कम है। आपके पास इतने सारे कार्ड है क्या उसमें, नहीं, तो आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो कम है। क्यों इंटरनल एनर्जी कम है, बिकॉज आपके पास अमाउंट ऑफ मैटर कम है, और आपके पिताजी के पास बड़ा है। क्यों है, क्योंकि उनके पास अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर पे। समझ आ गया पक्का। दूसरी चीज लिखेंगे, हमारा इंटरनल एनर्जी समझ आ गई क्या है, जितना टोटल, मेरे पास 1 मोल गैस है, अब मेरे पास 100 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस के अंदर मॉलिक्यूल कम है, 100 मोल गैस में मॉलिक्यूल ज्यादा है। ज्यादा मॉलिक्यूल है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सभी एनर्जीज क्या होंगी, ज्यादा। तो इसमें टोटल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। समझ आ गया पक्का, ठीक। अगला लिखेंगे भैया एंथैल्पी, अगला लिखेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी समझते हो क्या होता है, एंथैल्पी होता है किसी के अंदर का हीट कंटेंट। क्या होता है किसी के अंदर का हीट कंटेंट। हीट कंटेंट क्या है, जैसे अब मेरे पास इतनी बड़ी टहनी है लकड़ी की, इतनी बड़ी टहनी, और पूरा पेड़ का इतना बड़ा तना है, दोनों में से हीट कंटेंट किसमें ज्यादा होगा, वो पेड़ के तने में होगा ना। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। तो एंथैल्पी भी किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ मैटर पे। समझ में आ गया। अगला लिखेंगे एंट्रोपी, अगला एग्जांपल लिखेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, ठीक है। अब आपके पास अलमारी है घर में, आपके पास आपका वो किताब की अलमारी होगी जिसमें आप कॉपी बुक्स रखते होगे, होगी ना कोई व्यवस्था। तो वो कॉपी किताब वाली अलमारी आप कभी जमाते होगे 2-4-5 साल में एक आध बार, तो आप जमा के रखते होगे कि फिजिक्स की किताब इधर, केमिस्ट्री की किताब इधर, बायो की किताब इधर, है ना, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, या जो भी मैथ्स की कॉपी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है आपका सब जमाते होगे अलग अलग, है ना। आज जमाया बढ़िया, 2-4 दिन 10 दिन के बाद आप देख रहे हो सब बराबर हो गए, है ना। वो केमिस्ट्री कॉपी जो है वो बायोलॉजी बुक के अंदर पड़ी हुई है ना, और बायोलॉजी की बुक जो है वो छत में पड़ी हुई है ना। रफ कॉपी जो है वो
सोफा में पड़ी हुई है, बस वो फिजिक्स वाला जो है वो पूरा वैसी वैसी जमा हुआ है, क्योंकि वो हम लोग बाहर ही नहीं निकालते, जमा के रख दिए जैसा है बढ़िया, रोज सुबह अगरबत्ती जला दिए कि भैया हो गया है, अब से ना हो पाएगा, है ना, वो जमा के रख दिए। मैं ज्यादातर जन साधारण के लिए बोल रहा हूँ, है ना, एक आध दो लोग होंगे ऐसे जो लोग उसको निकालते होंगे, देखते होंगे, गाली बक के वापस रख देते होंगे, है नहीं, मगर ज्यादातर लोग उसको छूते भी नहीं है कि ये भैया मेरे बस का नहीं है करके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें डिसऑर्डरनेस कम हुआ या बढ़ गया? बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं एंट्रोपी बढ़ना, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। समझ में? अब आपके पास एक छोटी सी अलमारी है, एक अलमारी होगी, आपके पास 25-50 किताबें होंगी, लाइब्रेरी होगी यहाँ कहीं, आपके स्कूल की लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी में किताबों की संख्या ज्यादा है, तो वहां अगर जमाना छोड़ दे, वो लोग तो रोज जमाते हैं तो ऑर्डर में रहती है, लेकिन वो लोग जमाना छोड़ दे, ऐसे ट्रक का ट्रक लाख पलटा दे किताबों का, तो ऐसे केस में वहां डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। समझ में आए? क्यों? क्योंकि उनके पास अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। कपड़े की दुकान, आपके पास भी अलमारी है, कपड़े की अलमारी, आपकी अलमारी में भी आपने व्यवस्थित कर रखा है कि भाई ये घर पहनने का कपड़ा है, बाहर पहनने का कपड़ा, ये स्कूल जाने का, ये कोचिंग जाने का, ये शादी में जाने का, जैसा भी आपने, रुमाल, है ना। अभी एक समय आता है जब सब आपस में मिल जाता है, जब आपको स्कूल जाने के समय बेल्ट नहीं मिलता था तो आप क्या करते थे, पूरा अलमारी बाहर निकाल लेते थे और फिर कौन जमाए करके ऐसे वापस ठूस देते थे, है ना, सबने किया हुआ है भाई सब। वो वहां ऑर्डर्ड है, डिसऑर्डर्ड? डिसऑर्डर, वहां एंट्रोपी है। यही आप किसी कपड़े की दुकान में चले जाइए, दिवाली के समय, ईद के समय, त्योहारों के समय चले जाइए, तो दिवाली उस समय उनकी यहाँ पूरा कपड़ा फैला रहता है, और आप गए, आपने बोला भैया मेरे को भी कपड़ा दिखाओ, आप टी शर्ट दिखाओ, तो उसके काउंटर के ऊपर पूरा शर्ट फैला हुआ है, वो क्या करता, नहीं भैया 1 घंटे बाद आना, पहले मैं शर्ट घड़ी करके जमाऊंगा फिर दिखाऊंगा, ऐसा बोलता है। वो पूरे को उठाता है ऐसे करके अंदर डाल देता है, फिर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर आपको टी शर्ट दिखाने लगता है। समझ में आ रही बात? उसके यहाँ भी एंट्रोपी है, नहीं है? उसके यहाँ ज्यादा है, आपके यहाँ घर में ज्यादा है? उसके यहाँ ज्यादा है, क्योंकि उसके पास अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर होगा, एंट्रोपिक वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ गया भैया? ठीक। तो एंट्रोपी किस पे डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है, यानी कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव। अगला लिखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, जितना ज्यादा बड़ा सिस्टम होगा उतना ज्यादा काम करेगा, उतना उसकी एनर्जी में डिक्रीज आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग 4 चीजें पढ़ने वाले हैं, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी। चारों कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। समझ में आ गया? अगला लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें लिखेंगे भैया द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर independent, the properties of a system which are independent of the amount of matter, the properties of a system which are independent of the amount of matter present in the system, amount of matter present in the system। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट याद रखना, आई और आई अंडरलाइन कर लो, इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई और आई मैं ऐसे याद रखता हूं, इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट, है ना। अच्छा, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने वाटर का? कितना भी वाटर हो, आप बड़ी गंजी में उबालिए, थर्मामीटर लगाइए, 100 डिग्री होगा तभी उबलेगा, वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड। अच्छा, वो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, एक ठो हो रहा है, आप लोग डूब जाओगे बता रहे हैं, हम लोग तो मर जाएंगे जब तक, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो किस कारणवश हो रहा है? दुनिया भर की वो गैसेस वैसेस के कारण। और उससे क्या हो रहा है? वो पोलर आइस कैप्स जो हैं वो बर्फ पिघल रही। तो कितने डिग्री पिघल रही? 0 डिग्री पे। कितनी बर्फ?
दुनिया भर की बर्फ है वो, वहां जो पोलर में आइस कैप्स में थोड़ी बहुत बर्फ है क्या? ये बहुत सारी, सब पिघल रही। और आपके यहाँ फ्रिज में जैसे आपने पैक बनाया छोटा सा, उस पर बर्फ डाली है ना, तो अभी कब पिघल रही है? 0 डिग्री पे। तो बर्फ कितनी भी है, कितने पिघल रही है? 0 डिग्री। मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करी। तो अगला लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, अगला लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिखे क्या अपन? अच्छा एग्जाम्पल, मेरे को लगा बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया अपन। पहला लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम्पल लिखेंगे पहला बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, कितना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री। कितने वाटर का? सबका। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, वो भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। अगला लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ये जबरदस्ती कंटेंट बढ़ाने के लिए, मेल्टिंग फ्रीजिंग एक ही होता है ना। अच्छा वो जानते हो कि आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है आप लोगों ने? ग्लास का कितना होता है? 1.5 होता है ना। कितने बड़े ग्लास का? सबका। वाटर का कितना होता है? वो 4/3 1.33 होता है शायद, है ना, बहुत साल पहले। कितने पानी का? सब पानी का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड, तो कैसी प्रॉपर्टी होगा? लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला लिखेंगे डेंसिटी, दूसरी में एग्जांपल अगला लिखेंगे डेंसिटी। कितनी होती वाटर की डेंसिटी? 1 ग्राम पर ml। कितने पानी की? कितना भी पानी हो, डेंसिटी कितनी होती? 1 ग्राम। 100 ml दिया तो भी 1 ग्राम पर ml, और 200 लीटर दिया तो भी सेम। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अगला लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट ऊपर वाले में लिखा था हीट कैपेसिटी, अब क्या लिखा है? स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। अगर 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसी एक मोलर हीट कैपेसिटी होती है, वो क्या होगी? 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से। अब मेरे पास एक कलछुली में पानी, अब मेरे पास एक गंज में पानी है, ड्रम में पानी, दोनों को गर्म करके दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। अमाउंट ऑफ हीट सेम लगेगी, अलग अलग लगेगी? किसमें ज्यादा लगेगी? ड्रम में, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ मैटर, इसलिए ऊपर वाली प्रॉपर्टी हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इस एक कलछुली पानी में से मैंने 1 ग्राम पानी निकाल लिया, ठीक है, और एक ड्रम में से भी मैंने 1 ग्राम पानी निकाल दिया, दोनों 1-1 ग्राम, दोनों को गर्म करना है। अमाउंट ऑफ हीट सेम लगेगी, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही। समझ में आ गया भैया? तो हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती, पूरी बॉडी का है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम का है, तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड। ऐसे मोलर हीट कैपेसिटी 1-1 मोल का हो जाएगा, तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आ गया भैया? पक्का? ठीक हो जाएगा। अगला लिखेंगे इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल। अगला एग्जांपल लिखेंगे इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल। अब ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। मैं अभी क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं अभी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल दिया है, उसके लिए। समझ में आया? तो हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल, वो कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड, मतलब इतना बड़ा बिजली वो रॉड हो और कटोरी भर के सॉल्यूशन में डुबाओ तो एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा। इस इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल होगा, और यही मटेरियल का बिजली खंभा जितना बड़ा रॉड हो, उसको काली टंकी में पानी भर के डुबाओ तो भी जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम। समझ में आ गया? ठीक। अभी कॉपर का इलेक्ट्रोड हो, वो छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, उसका पोटेंशियल हर बार 0.34 वोल्ट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। मेरी बात आ गई समझ में? मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रॉड के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट सॉल्यूशन के अमाउंट पे डिपेंड
नहीं करता है। समझ में आ गया पक्का? ठीक, अच्छा। अभी मेरे पास एक बाल्टी में पानी है, 10 किलोग्राम पानी है, दूसरी बाल्टी में भी पानी है, उसमें 10 किलोग्राम पानी है, दोनों को मिला करके मैंने एक और नई बाल्टी में डाल दिया, दोनों को मिला के पूरा पूरा। अब वो जो नई बाल्टी है उसमें कितना किलोग्राम पानी होगा? इतना मुश्किल सवाल थोड़ी ना यार, कितना होगा बोलो? 20 किलोग्राम होगा। और मान लो इसमें 15 लीटर पानी था, इसमें 15 लीटर पानी था, दोनों को मिला दिया, बड़े ड्रम में डाल दिया, ड्रम में कितना लीटर पानी होगा? 30 लीटर। मतलब ये वाली प्रॉपर्टीज, मास, वॉल्यूम, कौन सी प्रॉपर्टी है? मास और वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर लिया। 10 किलो पानी में 10 किलो पानी मिलाया, कितना किलो पानी हो गया? 20 किलो। 15 लीटर पानी में 15 लीटर पानी मिलाया, कितना हो गया? 30 लीटर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो पानी था पहली बाल्टी में, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बाल्टी में जो पानी था उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को मिला के ड्रम में डाल दिया, ड्रम में जो पानी उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा नहीं होगा? तो ऐड कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसका 100 है, इसका 100 है, तो इसका 200 हो जाना चाहिए ना। कर सकते तो कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो, इंटेंसिव, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर। समझ में आया? मतलब उसको ऐड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड किया जा सकता है। समझ में आ गया पक्का? तो लिखेंगे अगला नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, extensive properties are additive in nature, are additive in nature, additive in nature। क्योंकि वो लोग किस पे डिपेंड करती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? अमाउंट ऑफ मैटर में, और अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ता है दो लोगों को ऐड करने से। समझ में आ गया? एक्सटेंसिव इन नेचर, क्या? एडिटिव इन नेचर। while intensive properties, while intensive properties are not additive, are not additive। अब हम लोग को इसको थर्मोडायनेमिक्स तो वो लोग खैर फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, कोई भी चीज में लगाते हैं वो लोग दुनिया भर में, है ना, बॉडी वॉडी पे। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा थर्मोकेमिस्ट्री में विश्वास रखते हैं। हम लोग इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स को काय में लगाते हैं? अपने केमिकल रिएक्शन में लगाते हैं। तो अगर मैं दो रिएक्शन को ऐड करता हूं तो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को मैं ऐड कर सकता हूं, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती है? एडिटिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? मास। मास एडिटिव है नहीं है? है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव। तो मैं अगर दो रिएक्शन को ऐड करूंगा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकता। तो लिखेंगे दैट इज इफ टू और मोर रिएक्शंस आर एडेड, दैट इज इफ टू और मोर रिएक्शन आर एडेड, if two or more reactions are added, if two or more reactions are added, their extensive properties can be added, their extensive properties can be added, but intensive properties cannot be added, intensive properties cannot be added। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पता कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल। सेल के बारे में क्या पढ़ते हैं? उसका पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। वो कैसी प्रॉपर्टी है? देखो लिखा है, मेरे मुंह में नहीं लिखा है, कॉपी में देखो। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अगर मैंने दो रिएक्शन को ऐड किया तो मैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रोड है, x प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से x बन रहा है। समझ में आए? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर x वोल्ट है, इसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस x प्लस 2 है, सॉरी, 2x प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2x बन रहा है।
इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इसका भी कितना होगा, x वोल्ट। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया, ठीक। इसको मैं आधा कर दूं, 1/2x + 2 + 1 इलेक्ट्रॉन से हाफ x बन रहा है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना रहेगा, x वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया। अब हम आएंगे वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। समझ में आया। तो लिखेंगे भैया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, electrode potential is an intensive property that is independent of amount of matter, that is independent of amount of matter। ठीक है, और ऐसा लिखेंगे जैसे मैं लिख, दो गुना करने पे दो गुना नहीं होता है। समझ में आ गया क्यों नहीं होता, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ही नहीं करता हूं। हो गया यहां तक के। अब अगर मैं दो रिएक्शन को ऐड करूंगा तो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सीधा ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। तो अब लिखेंगे इफ 2 or more reactions are added, if 2 or more reactions are added, then their electrode potentials cannot be added directly, then their electrode potential, cell potential cannot be added directly, नहीं ऐड कर सकते। लेकिन हमको करना है, तो हम क्या करें, और कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसको ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने आज पढ़ी है, ढूंढो। गिब्स फ्री एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी को ऐड कर लेंगे। लिखेंगे इंस्टेड, उसी के आगे लिखेंगे इंस्टेड देयर डेल्टा जी वैल्यूज, instead their delta G values are added, instead their delta G values are added। ठीक है, Fe + 2 aqueous + 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Fe सॉलिड। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया x वोल्ट। Fe + 3 aqueous + 3 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Fe सॉलिड। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया y वोल्ट। सवाल में पूछ रहा है Fe + 3 + 1 इलेक्ट्रॉन से Fe + 2 बन रहा है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना वोल्ट है, ऐसा सवाल में पूछ रहा है। समझ में आया। तो सीधा मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड नहीं कर सकता, मैं क्या ऐड करूंगा, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है, -NFE। डेल्टा G1, इसको मैं पहला रिएक्शन मान ले रहा हूं, डेल्टा G1। बोलो N की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, 2, F और E कितना दिया है, X, तो ये हो गया 2FX। समझ में आया। डेल्टा G2 इज इक्वल टू, बोलो -NFE, N की वैल्यू 3 -3FY, और इसको मैंने मान लिया E, इसको लेट मान लिया E, मेरे को फाइंड करना है। डेल्टा G3 इज इक्वल टू, बोलो -1FE। समझ में आया। अब मेरे को इसको इक्वेशन नंबर दे दो। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। आपको कौन सा इक्वेशन निकालना है, थर्ड। तो आप लिखो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 निकालना है आपको। अब इक्वेशन नंबर 3 इन दो इक्वेशन से निकालना है। इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहली वैल्यू क्या चाहिए आपको, Fe + 3। Fe + 3 यहां से मिलेगा क्या, Fe + 3 डेफिनेटली कहां से मिलेगा, यहां से, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को निकालना है और किसकी मदद से निकालना है, इन दोनों की। समझ में आया। सबसे पहले यहां क्या चाहिए, Fe + 3 कहां से मिलेगा, यहां से। इसमें कौन से साइड है, रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है। आपको भी किधर चाहिए, रिएक्टेंट। तो आप इसको सीधा पुट कर दोगे,
मान लो आपको प्रोडक्ट साइड चाहिए होता तो आप इसको क्या पुट करते, उल्टा, तो ये सीधा पुट करोगे। इक्वेशन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, इस टाइप के सवाल अभी यहां आ रहे हैं, इसके बाद इक्विलिब्रियम में आएंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे। 3 चैप्टरों में इस टाइप के सवाल आते हैं, इलेक्ट्रो में, इक्विलिब्रियम में और थर्मो में, और तीनों में कंसेप्ट एक ही है। क्या कंसेप्ट है? जो चीज यूनिक है उसको देखो, जो हर जगह बट रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं। अब देखो आप यहां यूनिक क्या है, Fe+3, जो केवल यही मिलेगा और कहीं मिलेगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकता है? यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, ये यूनिक है क्या? तो इसको मत देखो, गोली मारो साले को। अगला चीज क्या चाहिए आपको? Fe+2 कहां मिलेगा? ये फर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन आपको कहां चाहिए? प्रोडक्ट, उसमें कहां है? तो कैसे करूं मैं भाई? उसको क्या कर दूं? उल्टा, उल्टा मतलब माइनस, तो माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन के साथ किया वही डेल्टा जी के साथ करेंगे, ई नॉट के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ई नॉट एडिटिव सब्ट्रैक्टिव नहीं, डेल्टा जी के साथ करेंगे। तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। डेल्टा G3 की जगह पुट कर देंगे -1Fe, डेल्टा G2 की जगह पुट कर देंगे -3Fy, ये माइनस यही रहने देंगे। डेल्टा G1 की जगह पुट कर देंगे -2Fx। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां से F काट देता हूं सारे, फिर मैं सारे माइनस काट देता हूं। अब यहां क्या बच गया आपके पास में? E इज इक्वल टू, यहां क्या बचा है? 3y माइनस क्या? 2x। तो ये आपका आंसर आ गया। पेपर में y और x की वैल्यू दी रही होगी, वो वैल्यू पुट कर दो। समझ में आया? पक्का बन जाएगा। चलो फटाक से नोट करो इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देता हूं। चलो लिख लिए भैया, चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। हटा दो इसको। डेल्टा जी माइनस NFE, डेल्टा G1। चलो जल्दी करो भैया, नोट भी करना है कॉपी में ना दोस्त अक्षत, कॉपी में बनाना है, हवा में तो नहीं बनाए? बनाया ना? हाँ बना, कॉपी में बना, तब तो होगा। हो गया। क्या है? y माइनस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा? -2Fx -1Fy और -1Fe। समझ में आ गया? ठीक। अब बस क्या चाहिए आपको? इक्वेशन नंबर 3 चाहिए। इक्वेशन नंबर 3 कॉपर प्लस चाहिए, बोलो। इक्वेशन नंबर 2, और उधर क्या चाहिए? कॉपर +2, उसको क्या कर देंगे? माइनस इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये क्या हो गया आपका? डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 -1Fe इज इक्वल टू डेल्टा G2 -1Fy माइनस ऑफ -2Fx। ठीक है, F ये हो गया -E इज इक्वल टू -y प्लस 2x। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 2x, जो भी वैल्यू दिया होगा वैल्यू डाल देंगे। समझ आया भैया सबको? कितने लोग का आ गया था? हाथ उठाना। बहुत बढ़िया, लगभग सभी का आ गया था। चलो बाकी लोग अगला सवाल करेंगे। Pb +4 इलेक्ट्रॉन से Pb सॉलिड, और Pb +2 इलेक्ट्रॉन से Pb सॉलिड, और Pb +2 से Pb +4 +2 इलेक्ट्रॉन, ये दिया है। इसका E0 x वोल्ट दे दिया, इसका y वोल्ट दे दिया, और इसका E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया। चलो ये जल्दी से कराओ, फिर अपन न्यूमेरिकल वैल्यू वाला सवाल करेंगे। पहले तो x y z वाला कर लेते हैं। फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको कॉमन लेके माइनस कर दे, कॉमन लेके डिवाइड कर देते, कॉमन लेके डिवाइड कर देते, हो जाएगा।
हाँ बेटा, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, ये हो जाएगा माइनस ओ डेल्टा जी वन इज इक्वल टू माइनस फोर एफ एक्स, डेल्टा जी टू इज इक्वल टू माइनस टू एफ वाई, डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एफ ई। अब मेरे को डेल्टा जी थ्री चाहिए, तो डेल्टा जी थ्री पीबी प्लस टू चाहिए, कहां से आएगा बोलो, डेल्टा जी टू, और क्या चाहिए मेरे को, प्लस फोर, तो माइनस डेल्टा जी वन, तो ये हो गया आपका माइनस टू एफ ई इज इक्वल टू माइनस टू एफ वाई माइनस ऑफ माइनस फोर एफ एक्स। तो आप एफ 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 एक एक माइनस काट दोगे, यहां बचा टू ई बराबर टू आई माइनस फोर एक्स, ई बराबर टू आई माइनस फोर एक्स बाय टू, टू को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस टू एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे भैया, ई नॉट कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर 0.15 वोल्ट, ई नॉट कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर 0.50 वोल्ट, ई नॉट कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर प्लस इज इक्वल टू कितना, है ना, है 2 3 2, और कोई, और कर ले 2 मिनट, नहीं, और देख ले, पता कर ले क्या है करके, है नहीं, 10 भी अच्छा नहीं लग रहा, और किसी का है नहीं मन, है, हाँ माइनस ठीक है, आ सकता है, कोई दिक्कत, 0.2 है, चलो आओ देखते, हो सकता है हो, मन से बनाया, आओ जी बेटा, बातचीत नहीं, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ, कितना है माइनस टू, यहां टू हो जाएगा, टू एफ 0.15, डेल्टा जी टू इज इक्वल टू माइनस वन एफ 0.50, डेल्टा जी थ्री, अच्छा डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू माइनस वन एफ ई, अच्छा मैंने प्लस वन दे दिया कि प्लस टू था, क्या ठीक है, चलो छोड़ो, हाँ अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू कॉपर प्लस टू से कॉपर चाहिए, कॉपर प्लस टू रिएक्टेंट में कहा मिलेगा, फर्स्ट, डेल्टा जी वन, और कॉपर प्लस कहाँ मिलेगा, सेकेंड, माइनस डेल्टा जी टू, कर लिया ऐसे ही, डेल्टा जी थ्री माइनस वन एफ ई इज इक्वल टू माइनस टू एफ 0.15 माइनस ऑफ माइनस वन एफ 0.50, तो ये एफ 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 माइनस 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 काट दिया मैंने, ई इज इक्वल टू 2 इंटू 0.15 0.30 माइनस 0.50, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 0.20 वोल्ट। ठीक है भैया, हो जाएगा है, चल एक क्वेश्चन और होमवर्क में लिखेंगे भैया फटाक से, एक क्वेश्चन करके लाएंगे आप लोग, H2O8 माइनस टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2SO4 माइनस टू, SO4 माइनस टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O से बन रहा है SO3 माइनस टू प्लस 2OH माइनस, और H2O8 माइनस टू प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O से बन रहा है 2SO3 माइनस टू प्लस 4OH माइनस। ठीक है, अब ये जो पहला वाला है इसका पोटेंशियल है
2.01 वोल्ट, और ये जो सेकंड वाला है इसका पोटेंशियल है -0.93 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इतना आप घर से करके लाएंगे, और इसके अलावा मॉड्यूल दिखाना भैया मेरे को। मॉड्यूल में से एक्सरसाइज 1 में, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं निकलेगा ना अभी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें भी निकालने बोल रहा है। डेल्टा जी, क्वेश्चन नंबर 38, और अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कल पढ़ाऊंगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1 में 38 हो गया। एक्सरसाइज 2 में से आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर के 55 तक, 57, 59, 60, 63, 66, 67, और 70 ट्राई करके आएंगे, ठीक है। इतना, चलो भैया छुट्टी आज के लिए। किसी को डाउट